अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बुरहान अहमद खानज़ादा। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक प्रोसेस से सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फाइंड आउट करते हो और लिस्ट आउट कैसे करते हो। तो जिस तरह मैंने एक प्रोसेस किया था अपना, वही प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। और आपको ये जो टेम्पलेट आपको अभी शो हो रहा है, ये टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, इसकी लिंक। और ये मैंने जो निकाली थी अपनी समर सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी, वही है मोस्टली। बस मैंने इनका यहाँ पे अपना स्टेटस वगैरह हाइड कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। ये एक नई कॉपी बनाई है मैंने इस फाइल की, और यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट कर दी हैं। तो इसी टेम्पलेट को आप रीयूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको आपको कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहलाती है dart.de। इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से कोर्स हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं होती है वो नॉन ऑफिशियल वेबसाइट है, एक mygermanuniversity.com के नाम से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं dart.de पे। जैसे आप dart.de पे आते हैं, आपको यहाँ पे आना है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको सबसे पहले अपनी कोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर आपने मैंने मास्टर्स किया था, मैं मास्टर्स को लिए सर्च कर रहा था, तो मुझे इंग्लिश प्रोग्राम में चाहिए था, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ओनली सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप बैचलर्स के लिए जाते हैं, तो मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया, बैचलर्स के जो मोस्टली प्रोग्राम होते हैं वो जर्मन्स में अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे जर्मन इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आपको बैचलर्स करनी है, मास्टर करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, मैंने मास्टर्स का, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं मास्टर्स का आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे निकाली। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आप प्रिपरेटरी कॉलेज जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी उसका भी कोर्सेज देख सकते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी भी लिस्ट आउट कर सकते हैं, और लैंग्वेज कोर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से पाकिस्तान से लैंग्वेज नहीं करनी, आपको वहीं जाके लैंग्वेज पहले पढ़नी है, फिर आप उसका प्रिपरेटरी कॉलेज का टेस्ट देंगे। फिर वो प्रिपरेटरी कॉलेज का पूरा 1 साल पढ़ के आप यूनिवर्सिटी बैचलर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, तो आप वो सब चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो। पर मैं आपको अभी मास्टर्स के हिसाब से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लिया मास्टर। फिर यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में है मुझे पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी को यहाँ पे जो फील्ड सेलेक्ट कर ली वो है यहाँ पे नेचुरल साइंसेस, नो नेचुरल साइंसेज नहीं, यहाँ पे या नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज, क्योंकि इसमें इस नेचुरल साइंसेज के अंदर आईटी की फील्ड भी आ जाती है, ठीक है। हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको इंजीनियरिंग साइड पे जाना है तो आप इंजीनियरिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद ये आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, उनके कोर्सेज भी आ गए। अब आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और स्पेसिफिक ऐसे करेंगे कि हमें कुछ थोड़े फ़िल्टर्स और लाएंगे, जैसे कि हमें अब हमें हमारा कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। जैसे मैंने समर सेमेस्टर के लिए निकाली थी, पर अभी विंटर सेमेस्टर चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम कुछ यूनिवर्सिटीज देखते हैं। यहाँ पर हम अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, विंटर सेमेस्टर, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े कम हो जाएंगे। ये देखें 617 है यहाँ पे। अगर मैं इसको ये समर भी सेलेक्ट कर दूँ तो ये ऑप्शंस हमारे बढ़ जाएंगे, 632 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विंटर सेलेक्ट कर लिया। फिर हम ट्यूशन फ़ीस पे आके सेलेक्ट कर देंगे नो फीस, क्योंकि हमें अभी सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी देखनी है, हमें प्राइवेट नहीं देखनी। पर अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी आपके फील्ड के हिसाब से बहुत कम है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे फ़ीस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी। तो हम यहाँ पे नो फीस करेंगे, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हमें शो हो जाएंगी जिनकी कोई फ़ीस नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी शो हो रही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फॉकहोक्सचूले या यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को सिंपल यूनिवर्सिटीज़ भी कहते हैं, और फॉकहोक्सचूले को यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज कहते हैं, ठीक है। और कुछ होती हैं नॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कॉलेज टाइप्स होते हैं, पर वो यूनिवर्सिटी भी कहलाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें दोनों ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। और सिटी पे आप स्पेसिफिक अगर किसी सिटी में जाना चाह रहे हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर इतना ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होने चाहिए। सिटी मैटर नहीं करता, वो सिटी बाद में मैटर करेगा जब आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ जाएंगे, फिर आप चूज़ करेंगे कि आपको किस सिटी में जाना बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कोर्स हाइब्रिड होना चाहिए या फुल टाइम ऑनलाइन, फुल टाइम ऑन साइट होना चाहिए। तो यहाँ पे फुल टाइम ऑन साइट सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें हाइब्रिड के जो भी थोड़े बहुत ऑप्शन हैं वो भी चले जाएँ, ठीक है। ये अब हमारे पास सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है।
अब इसमें से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉर्टिंग कर लेते हैं या बाय नेम कर सकते हैं, ठीक है। बाय नेम से फ़ायदा ये होगा, जैसे मैंने बाय नेम नहीं, बाय नेम कर लेते हैं या बाय इंस्टीट्यूट कर लेते हैं। बाय इंस्टीट्यूट से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें जैसे एक यूनिवर्सिटी का हमें ये कोर्स मिला है, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का हमें ये कोर्स मिला है, तो हम उस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को एक साथ अलाइन कर सकें। अब जैसे मैंने लिस्ट बनाई है, तो इस लिस्ट को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये यूनिवर्सिटी का लोगो लगा दिया। ये एक ऑप्शनल है, आप मैंने अपनी आसानी के लिए किया था, ताकि मुझे नाम से अगर ना भी याद हो तो इंसान को विजुअली एक लोगो से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लोगो से मैंने यूनिवर्सिटी के लोगो अटैच कर दिए थे। तो ये इसका मैं प्रोसेस बताऊंगा ये कैसे अटैच होते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे यूनिवर्सिटी का नेम, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नेम से आप सारे मेंशन कर देंगे। फिर अगर इसी एक ही यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कोर्स आप जैसे निकाल रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के 2 कोर्स आ गए मेरे पास, शो हो गए, फोटोवोल्टिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कोर्स यूनिवर्सिटी को एक दफ़ा मेंशन किया और 2 कॉलम को मैंने कंबाइन कर दिया। यहाँ पे ये 2 कॉलम थे, इनको देखो ये ऑप्शन होता है, इसको मैंने मर्ज कर दिया। ये 2 कॉलम थे, इनको अगर मैं सेलेक्ट करके यूँ कर दूँ तो ये मर्ज हो जाएगा। तो मैंने ये किया ताकि उनका लोगो भी एक शो हो, यूनिवर्सिटी का नाम भी एक शो हो, और कोर्सेज मल्टीपल शो हों, फिर उनकी जो डिटेल्स हैं आगे वो भी मल्टीपल शो हों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम और एप्लीकेशन एंड टाइम मेंशन कर दिए। क्यों? अच्छा, तो मैं बात कर रहा कि हर यूनिवर्सिटी का एक, भले कोई भी कोर्स हो, उसका एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम एक ही होता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बहुत कम जिनके इस कोर्स के हिसाब से एप्लीकेशन टाइम भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो अलग भी, आप इनको अलग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कॉलम थे, इनको मर्ज कर दिया इसी तरह जैसे यूनिवर्सिटी का नाम था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, कि उसमें आइलेट्स कितना चाहिए, या CERF होता है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस, ठीक है। ये लैंग्वेज का एक लेवल्स होते हैं। जैसे हमारा आइलेट्स अगर 6.5 होता है तो उसको ये B2 कहते हैं लैंग्वेज में। जैसे जर्मन लैंग्वेज का भी जो होता है वो इस तरह होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो C2 सबसे हाई होता है, C1 उससे कम, B2 उससे कम, B2 उससे कम, B1 उससे कम, और इसी तरह उल्टा चलता है। A1 जो है वो सबसे बेसिक लेवल होता है लैंग्वेज का। तो यहाँ पे मैंने उसी तरह यहाँ पे कुछ फील्ड बना रखी है कि अगर आपको उसमें रिक्वायरमेंट है प्रोफिशिएंसी लेटर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो वो मेंशन है। आपको B1 मतलब IELTS 6 IELTS 5 B1 जिसे कहते हैं उस पर एडमिशन मिल जाएगा, तो वो मेंशन है। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये IELTS के पेंट हैं राइट साइड की तरफ, और लेफ्ट साइड की तरफ CEFR की इक्विवेलेंट है यहाँ पे IELTS की, ठीक है। इसी तरह आप टोफल का भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपने टोफल किया वो उसके हिसाब से आप करना चाह रहे हैं प्रोसेस अपना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो कॉलम है ये होता है जर्मन ग्रेड रिक्वायरमेंट। तो जर्मन ग्रेड रिक्वायरमेंट कैसे काम करता है, मैं शायद लास्ट वीडियो में इसको बताना चाहिए था, पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी हमारा जैसे यहाँ पे GPA 1 2 3 4 तक GPA जाती है, ठीक है। और हमारी 4 GPA अच्छी मानी जाती है, या अगर 3.5 से अब हो तो अच्छी मानी जाती है। जर्मन में इसका बिल्कुल उलट है। यहाँ पे अगर 4 है तो आपकी सबसे कम है, अगर आपकी 1 की तरफ है या 1.5 से ज़्यादा है या 2.5 से ज़्यादा है तो वो अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे बेसिक जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो 2.5 जर्मन ग्रेड होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है जिससे आप कन्वर्ट करते हैं अपनी ग्रेडिंग, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप चेक कर सकते हैं कि आप इस कोर्स के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अदर रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं। जैसे अब ये यूनिवर्सिटी थी, इसकी असेसमेंट फ़ी 75 यूरो थी, ठीक है, और इसकी असेसमेंट फ़ी 60 यूरो थी, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। फिर ये यूनिवर्सिटी का था, इसका कोई टेस्ट था। फिर इस हॉक्सशूलर फूड टेक्निक स्टुटगार्ट की यूनिवर्सिटी, इसकी ट्यूशन फीस थी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, स्टुटगार्ट की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ट्यूशन फीस भी उन्होंने अप्लाई कर रखी। और इसका एक ये भी प्रोसेस था कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजने थे उनको, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती थी, ठीक है। पोर्टल से भी होती थी पर आपको बाय पोस्ट उनको सारे डॉक्यूमेंट भी भेजने पड़ते थे। तो इसी तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी कर रखी। एक रिक्वायरमेंट होती है GRE की भी। आप कुछ मोस्ट अच्छी यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो GRE भी मांगती हैं। वो आप एक तरह का टेस्ट होता है एंट्री टेस्ट की तरह, वो आप दे सकते हैं और उससे आपका स्कोर पे मैच करना चाहिए। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स और जाके डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मैंने कॉलम बनाया है डेट या MGU लिंक। डेट तो ये डेट हो गई वेबसाइट, और MGU माय जर्मन यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, शॉर्ट में। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया कि इस कोर्स की डिटेल मुझे एक्चुअल लिंक कहाँ से मिली, ठीक है। वहाँ पे उस सॉरी तो
तो इस कॉलम में हम मेंशन करेंगे कि इस कोर्स की जो हमें लिंक मिली है वो एक्चुअल कौन सी वेबसाइट से मिली, डेट से या एमजीयू से। डेट तो हमारी याली डैड हो गई, और यहाँ पे माय जर्मन यूनिवर्सिटी होगी एमजीयू। फिर आप यहाँ पे आएंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे आप कोर्स की लिंक मेंशन कर देंगे। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे एमजीयू डेट, ताकि आपको वो पूरी लिंक शो ना हो। ठीक है, इसको अप्लाई कर दी। इसी तरह ये सारा आपको डिटेल फिल करनी है। ठीक है, इससे आसानी होती है कभी आपको कोई डिटेल मिस कर गए हो या कुछ ना, अभी आपने सिर्फ थोड़ी बहुत डिटेल मेंशन कर दी, आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा लेजी हो रहा हूँ, बाद में बाकी डिटेल फिल कर दूंगा, तो आप इस लिंक पर डायरेक्ट जाओगे, आपको दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कोर्स साइट। अब ये कोर्स साइट क्या होती है, यहाँ पे कैसे मिलेगी आपको कोर्स के लिए। ये जो कोर्स साइट है ये एक्चुअल जो हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है मेंशन, कोर्स की रिक्वायरमेंट्स या और चीज़ें, वो है असल में ये लिंक। तो ये आपको जहाँ भी आप ये कोर्स सर्च करेंगे, अब जैसे मैंने ये कोर्स खोला, ठीक है, अब इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में आ जाता हूँ मैं। रिक्वायरमेंट्स में आ गया, यहाँ पे डेट की इस तरह वेबसाइट को इसको फॉलो करते हैं। आप जैसे भी कोई कोर्स खोलें, सबसे पहले आप ओवरव्यू भी देख सकते हैं, पर सब मेन जो चीज़ होती है वो रिक्वायरमेंट्स होती है, और रजिस्ट्रेशन के इसमें रिक्वायरमेंट्स की पीरियड और सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो यहाँ पे देखें, ये आइलेट्स की डिटेल्स मेंशन हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन डेडलाइंस की चीज़ें मेंशन है, और यहाँ पे इसको कोर्स लिंक दिया हुआ है आपने फॉर आल एप्लीकेंट्स। यहाँ पे कोर्स लिंक इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसकी वेबसाइट को सर्च करें, या एक हम काम ये भी कर सकते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी को सर्च करके माय जर्मन यूनिवर्सिटी पे जाते हैं और वहाँ पे इसको सर्च करते हैं। ठीक है, इस कोर्स को, तो वहाँ से मे भी हमें कोर्स लिंक मिल जाए। ठीक है, हमने ये सर्च कर लिया, और अब हम यहाँ पे कोर्स में आ जाते हैं, एक्सेप्ट ऑल। यहाँ पे हमें मिसाल ये वाला कोर्स तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फोटोवोल्टिक ये रहा, ये कोर्स है यहाँ पे। इसको हमने ओपन किया न्यू टैब पे। अब इसमें अब इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, इसको सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ गूगल से, नहीं काम कर रहा। ठीक है, ये आपने लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, और यहाँ पे कहीं कोर्स लिंक मेंशन होगी। ये देखिए, ये कोर्स वेबसाइट है, इस पे जाएंगे तो ये हमें एक डायरेक्ट कोर्स की वेबसाइट पे ले गया। अब देखें, ये इन्होंने सही वेबसाइट नहीं दे रखी थी, तो हमें अब इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि उसकी वेबसाइट पे हम जाएं, और फिर वहाँ पे इनकी वेबसाइट जो होती हैं वो जर्मन्स में होती हैं, तो आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ये ट्रांसलेट कर लिया। अब यहाँ पे आप मोस्टली जो ऑप्शन होता है वो स्टडी में जाके आपको इंटरनेशनल कोर्सेज इस तरह का कोई ऑप्शन होता है, वो देखना पड़ेगा। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, प्रेपरेटरी कॉलेज एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, इनकी वेबसाइट थोड़ा डिफरेंट तरीके की होती है, हर वेबसाइट डिफरेंट होती है, तो उसको आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, अभी हम स्टडी में वैसे जाते हैं, हाँ कोर्स ऑफरिंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें हमें फिर देखना पड़ेगा, फिल्टर आउट करना पड़ेगा एक्चुअल कोर्स को हमारे, और फिर उसकी हम लिंक ले लेंगे और अपने जो हमारी शीट है उसमें ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे ऑल डिग्रीज़ में आके हम मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्म ऑफ स्टडी हम फुल टाइम स्टडी कर लेते हैं, ताकि हमारा जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम हो जाए। यहाँ पे फोटोनिक्स देख लेते हैं, फोटोवोल्टिक्स, सॉरी, अभी भी हमारे पास डेटा थोड़ा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फोटोवोल्टिक्स सर्च कर लेते हैं। ये आ गया फोटोवोल्टिक, इसको हमने ओपन किया। अब ये हमारे पास एक्चुअल कोर्स की लिंक आ गई, इसमें सारी डिटेल होगी हमारे पास। और हम अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन नहीं है डेट पे भी, या कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ कभी कभी गलत भी होती है, यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट या सही नहीं होती। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा हमेशा कोर्स की लिंक एक्चुअल सही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बाकी सब मतलब बेकार है। वो चीज़ वो लोग भी यहाँ से ही लेके वहाँ पे अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, पर वो कभी कभी अपडेट करना भूल जाते हैं या कोई चीज़ गलत कर देते हैं। तो आपको हमेशा जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेनी है वो यहाँ से लेनी है। यहाँ पे सर्च करने के लिए तो ये एक आसान पोर्टल है, ये डार्ड और माय जर्मन यूनिवर्सिटी, पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको यहाँ पे जो मेंशन होगी उसको लेके चलना है आगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट आ गई, हमने इसकी लिंक कॉपी कर ली, हम अपनी लिस्ट में वापस आ गए। यहाँ पे हमने ऐड करना है, फिर यहाँ पे ऐसे एडिट कर लेंगे, और यहाँ पे लिंक में मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर आपको ये नहीं आता है, खाली है आपकी अभी
मतलब आप यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं, फर्स्ट अभी ये तो मैं एडिट कर रहा हूँ ना, इसको पहले एडिट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे भी आप कुछ भी नहीं, खाली पोर्शन। तो यहाँ पे आप लिंक पेस्ट करेंगे, सबसे पहले लिंक पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये वाला लिंक, इंसर्ट लिंक वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दी और यहाँ पे लिख दिया हमने साइट और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास अभी ऐसे साइट शो हो जाएगी और जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी डायरेक्ट तो हम यहाँ से भी खोल सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह जाके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि अप्लाई थ्रू क्या होता है। अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे अप्लाई करवाती हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊँ, जो अभी वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, पोर्टल की वेबसाइट की लिंक शायद मैंने मेंशन नहीं कर रखी इसमें। अगर यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्टल, इसकी वेबसाइट पे चला जाऊँ तो RTH का जो अपना पोर्टल है वो इस तरह कुछ दिखता है। तो हर यूनिवर्सिटी के कुछ अपना पोर्टल्स होते हैं, वो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको कैसे यूज़ करना है। आपको अगर कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल होते हैं वो कुछ सेम होते हैं, जैसे एक मैं देखता हूँ अगर मुझे वो मिल जाए कोई सेम पोर्टल। ये मुझे लग रहा है कि पोर्टल इनका अपना होगा, मे बी, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे वो पोर्टल मिल जाए तो कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो सेम पोर्टल यूज़ करती हैं, पर मतलब एक तरह का सेम पैटर्न होता है, पर वो अपना यूनिवर्सिटी का नाम लगा देते हैं उस पर। तो उनको अगर आपने एक समझ लिया उसका प्रोसेस करने का तरीका, तो आप बाकी भी समझ सकते हैं। हाँ, ये इसकी बात कर रहा था, ये हायसन जो है ये एक तरह का, हर यूनिवर्सिटी, मोस्टली यूनिवर्सिटी ये पोर्टल यूज़ करती हैं। तो अगर आपने इसका यूज़र इंटरफेस समझ लिया, इसको कैसे नेविगेट करना है, तो आपके बाकी प्रोसेस भी थोड़े सिंपल हो जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, क्योंकि अभी इसका प्रोसेस ये होता है कि आपको पूरा अप्लाई करना पड़ता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि अब मुझे अप्लाई करना नहीं है और आपको बहुत सारी डिटेल भी ऐड करनी पड़ती है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर मतलब चीज़ें थोड़ी आगे जाके डिफरेंट होती हैं हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ठीक है, और कोर्सेज़ के हिसाब से भी। अब आ जाते हैं कि ये हमने पोर्टल देख लिया। अब उसके बाद हमारे पास एक तरीका होता है यूनिअसिस्ट। यूनिअसिस्ट क्या होता है? यूनिअसिस्ट एक वेबसाइट होती है जिस पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने साइन इन कर लिया। अब यहाँ पे इसको नेविगेट करने का तरीका ये है, आप यूनिअसिस्ट पे आ गए, इसको मैं आपको सही कर देता हूँ, मैंने ब्लैक कर रखा है, ऐसे आपको इस तरह शो होगी वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप आके यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना ये ऑटोमेटिकली जो सेमेस्टर भी जिसकी एप्लीकेशन पीरियड अभी ओपन होंगे वही सेमेस्टर ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा। फिर आपको यहाँ पे आप फेडरल स्टेट भी छोड़ सकते हैं। आप टाइप ऑफ डिग्री थोड़ा मेंशन करना जरूरी है कि आपको बैचलर्स की चाहिए, मास्टर्स की चाहिए। अब मैं यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल कोर्सेज और ऑल चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे आपने डिटेल निकाली थी कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी के थ्रू इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी। तो अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। तो यहाँ पे मैं फ्रैंकफर्ट लिखूँगा तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर आ गई फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके सारे कोर्सेज शो हो गए, ठीक है। अब इसका इस कोर्स में से हमें वो कोर्स लेना है जिसमें हमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ से कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अभी हाई इंटीग्रिटी का एक इनका कोर्स है जो समर में भी ओपन होता है, अब इसका नहीं पता कि अभी ओपन होता है नहीं होता विंटर में। चलो ग्लोबल लॉजिस्टिक देख लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे माय एप्लीकेशंस में आ जाती हैं आपकी जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होता है, ठीक है। यहाँ पे माय एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, ये वाला जो आइकन है ना जिससे एक तरह का माउस सा बना हुआ है, इसमें आ जाती हैं। ये आपने जो अभी मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसका मसला ये होता है यूनिवर्सिटीज़ में आपको फ़र्स्ट टाइम जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, उसमें आपको फ़र्स्ट टाइम 75 यूरो देने। फिर नेक्स्ट टाइम आप जितनी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसमें आपको 30 यूरो देने। अब जैसे लास्ट सेमेस्टर मैंने एक दफ़ा मैं 75 यूरो दे चुका हूँ और मल्टीपल यूनिवर्सिटी पर अप्लाई भी कर चुका हूँ और 30 यूरो मैंने दिए हैं, ठीक है। पर अब जैसे ही नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, अब मैंने विंटर सेमेस्टर सेलेक्ट किया है, तो ये मुझसे दोबारा फर्स्ट टाइम 75 यूरो मांग रहा है। फिर मैं अगर दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अकाउंट सर्चिंग में चला जाता हूँ, मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ एक और कोर्स। अब मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें फर्स्ट टाइम 75 और सेकंड टाइम अब जितनी बार भी आप जो और कोर्सेज अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी के थ्रू उसमें आपको 30 यूरो देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका अप्लाई करने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे माय एप्लीकेशन में आके, ये तो मेरी एप्लीकेशन शो हो रही है। अब जैसे मैंने इस पर अप्लाई किया था आपको दिखा देता हूँ, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है।
और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आके सारे अपलोड करने पड़ते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का तरीका ये है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करें उस पर सबसे पहले अपना नाम लिखें प्रॉपर, ठीक है। जो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा हुआ था। और आगे उसको अंडरस्कोर देने हैं बीच में स्पेसेस की जगह, और आगे लिखना है जो भी आप वो डॉक्यूमेंट का टाइप है, जैसे पासपोर्ट, मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, आईएलटीएस रिपोर्ट, सीवी या डिग्री, जो भी आपको जो भी इस डॉक्यूमेंट की टाइप है। फिर जब आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अब जहाँ से मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं एजुकेशन में चला जाता हूँ, आईलेट्स में चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने आईलेट्स की डिटेल कॉपी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पे उसमें आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, जो यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही है ना, ये कैटेगरीज आपको उसके हिसाब से चूज़ करनी है। जैसा मैंने आईलेट्स चूज़ किया है तो इसकी कैटेगरी होगी लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर मैं कुछ और चूज़ करता तो अगर सीवी चूज़ करता तो उसकी कैटेगरी होती सीवी, ताकि उनको पता हो ये डॉक्यूमेंट इससे रिलेट करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम डिफरेंट होता है, पर कैटेगरी असल में वो उनके सिस्टम में वो उसको मेंशन कर उसके इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पासपोर्ट, अगर हम पासपोर्ट अपलोड करते हैं तो पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। स्कूल की अगर हम चीज़ें अपलोड करते हैं तो जैसे मैंने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, तो मैंने यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट उनको एज अ कैटेगरी सेलेक्ट किया था। और जब मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्कशीट और इनकी मार्कशीट सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था। जबकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा गलत है, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट नहीं होता, ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री के लिए होता है। यहाँ पे मैंने डिग्री, हाँ यहाँ पे अपलोड की हुई डिग्री, तो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, ये यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट सही है। यहाँ पे आप स्कूल, इसको भी स्कूल सर्टिफिकेट बोल सकते थे, इंटरमीडिएट को भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की है शायद। और उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हैं कुछ, जैसे मैंने एक्सपीरियंस लेटर अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई और आपने कोई काम किया है फ्रीलांसिंग का और आपके पास इंटर्नशिप लेटर या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वो अपलोड करके यहाँ पे वर्क सैंपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं या अदर चूज़ कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी लेटर ऑफ मोटिवेशन भी मांगती हैं, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप यहाँ पे अपना नाम चूज़ करेंगे, अपना नाम लिखेंगे फाइल के साथ, फिर एक्सपीरियंस लेटर लिखेंगे, फिर उसके आगे यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे एक्चुअल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे कैटेगरी में आके आप लेटर ऑफ मोटिवेशन चूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल लेटर ऑफ मोटिवेशन अप्लाई कर मतलब अपलोड कर सकते हैं। फिर जब यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन आगे सबमिट करेगी यूनिवर्सिटी को, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ वही वाला एक्सपीरियंस लेटर उनको देगी, जो एक्सपीरियंस लेटर बोल रहा हूँ सॉरी, मोटिवेशन लेटर उनको देगी जहाँ पे आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर रखा होगा, ठीक है। और ये एक इसमें ये भी होता है कि अगर आपने एक दफ़ा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, उसको फिर आप डिलीट नहीं कर सकते अगर आपने उसको एप्लीकेशन में सबमिट कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं डिलीट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है। ये हो गया यूनिसिस का तरीका। अब आ जाते हैं हम वापस अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट पे कि हम इसको आगे और कैसे देखते हैं। तो हमने ये दोनों तरीके देख लिए, पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, यूनिसिस पे कैसे अप्लाई करना है। फिर आ जाता है एक वीपीडी को शॉर्ट, फुल नेम तो मुझे एक्चुअली याद नहीं, पर इसको शॉर्ट में वीपीडी कहते हैं, पर इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने माय इनबॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वीपीडी आई होंगी। जैसे मैंने इनगॉस्टाइल में अप्लाई किया था तो मेरे पास यहाँ पे वीपीडी डाउनलोड हुई थी। वीपीडी एक तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है, ये आपकी जो पाकिस्तानी डिग्री की जो ग्रेडिंग है उसको कन्वर्ट करके देती है जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में। जैसा मेरी पाकिस्तान की जो जीपीए थी वो 3.16 थी, तो इन्होंने मेरा जो एवरेज ग्रेड बना के दिया जर्मन में वो 2.6 बना के दिया था, ठीक है। तो ये एक्चुअल एक प्रूफ होता है कि आप अपनी तरफ से कोई भी मतलब ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा इतनी जर्मन ग्रेड बन रहा है। ये एक्चुअल प्रूफ आपको करके देती है कि आपका जर्मन ग्रेड ये बना है, और ये चीज़ आप अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है कि जहाँ भी मैंने वीपीडी लिखा होगा यहाँ पे वीपीडी है, तो यहाँ पे पोर्टल की लिंक भी दे रखी। तो मैंने बायरूथ में अगर अप्लाई करना है तो मैं पहले वीपीडी पे अप्लाई करूँगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे जाके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा। फिर यहाँ पे उसको सर्चिंग में जाके उसकी बायरूथ की यूनिवर्सिटी सर्च करूँगा, वो कोर्स सर्च करूँगा, और फिर उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर उसकी फ़ीस भर के उसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपको एक हफ़्ते 2 हफ़्ते या 3 या कभी कभी मंथ भी लग जाता है। आपको एक वीपीडी जनरेट करके वो देंगे, माय इनबॉक्स में आपको शो हो जाएगी। वो डाउनलोड करके फिर आपको यहाँ पे बायरूथ के पोर्टल पे आके अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका प्रोसेस होता है वीपीडी का। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन मतलब एक कॉलम बनाया था अपनी हेल्प के लिए, आप चाहें तो ना भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है कि भाई मैंने
इस पे वीपीटी पे अप्लाई किया था या वीपीटी से जनरेट कर दिए, फिर मेरी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर रही, मैंने अप्लाई नहीं किया, तो ये एक चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस वाला जो एक कॉलम है ये बहुत लाजमी है, सॉरी, इसमें मैंने मल्टीपल चीज़ें ऐड कर रखी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी नोट शोइंग। अब आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, उस पर यूनिवर्सिटी मेंशन है, यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी मेंशन है कि यूनिवर्सिटी से आपको जाकर अप्लाई करना है, पर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी वो शो ही नहीं हो रही, ठीक है। उसके अभी उसके सेमेस्टर की एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई है, कोई और मसला है तो वो शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भैया अभी तो यूनिवर्सिटी शो ही नहीं हो रही। इसी तरह अब यूनिवर्सिटी तो शो हो रही है यूनिवर्सिटी पे, पर अगर कोर्स शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे कोर्स नोट शोइंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर एक ऑप्शन ये भी होता है कि सब कुछ हो रहा है पर अभी कोर्स की एप्लीकेशन पेड ओपन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी भी शो हो रही है, कोर्स भी शो हो रहा है, पर कोर्स सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स नोट सेलेक्ट, ठीक है, कोर्स कांट बी सेलेक्टेड। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नोट अप्लाइंग चूज़ कर सकते हैं कि कोई आपको अपने कोर्सेज निकाल तो लिए पर आप उस पर उसकी आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर रही, या आप वैसे ही अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, आपने एक यूनिवर्सिटी के एक कोर्स में अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी के, आप दूसरे पे आप पैसे ज़ाया नहीं करना चाह रहे, तो आप वहाँ पे बोल दें कि मैंने ये कोर्स निकाला पर नोट अप्लाइंग में अप्लाई नहीं कर रहा। फिर आप यहाँ पे डेडलाइन मिस भी कर सकते हैं कि आपने थोड़ी देर कर दी, यूनिवर्सिटी निकाली पर उसकी डेडलाइन मिस हो चुकी है अब, तो यहाँ पे आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वेन टू अप्लाई में आपको, जैसे आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी निकाल ली पर अभी आप लाइन से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जो अभी पहले डेडलाइन जिनकी है पहले उन पर अप्लाई कर दूँ और बाद में दूसरी जिनकी डेडलाइन थोड़ी आगे उनको देर से अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे आप वेन टू अप्लाई भी चूज़ कर सकते हैं। और रिजेक्टेड का तो मतलब यही है कि जैसे आपने अप्लाई किया और उसका एक आपके पास क्या कहते हैं जवाब आ गया है और आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन को, वो आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, तो आप पोस्टर से चूज़ कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट्स कांट मीट रिक्वायरमेंट्स भी ये होता है कि अगर मेरे पास जर्मन ग्रेड मेरा 1.7 नहीं बन रहा या कोई और मसला है, मेरा आईलेट्स इतना नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लूँगा कि रिक्वायरमेंट्स कांट मीट। इसी तरह पार्शियल अप्लाइड ये होता है कि आपने पोर्टल पे कुछ डेटा ऐड कर दिया, अभी वीपीडी आपकी अपने वीपीडी जनरेट करने के लिए उनको भेज दी डिटेल और अभी वो आई नहीं, तो यहाँ पे आप पार्शियली अप्लाइड भी कर सकते हैं। या कुछ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने कुछ चीज़ें अभी ऐड कर दी हैं पर कुछ करना बाकी हैं अभी, तो आप यहाँ पे वो पार्शियली अप्लाइड चूज़ कर सकते हैं। और अप्लाइड का मतलब ये है कि आपने अप्लाई कर दिया है, आपने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया, अब आपसे वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह सेंड टू यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया, सही किया और आपको आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया यूनिवर्सिटी की तरफ, तो ये एक अच्छा साइन है। इसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी फिर आपको मेल करती है, अपने पोर्टल पे ले जाती है या मेल करती है कि हम आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि एडमिशन रिसीव्ड तो एडमिशन सिंपल है, इसका मतलब कि आपने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के थ्रू या पोर्टल के थ्रू या वीपीटी के थ्रू, जो भी प्रोसेस आपने अप्लाई किया और अब आपको इतनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि एडमिशन में ऐसे रिसीव हुआ है, ऐसे रिसीव हुआ है, तो अब मैं आगे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ। तो ये एक तरह की लिस्ट है, ये एक तरह का टेम्पलेट है जो मैंने अपने लिए बनाया था और ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगा। तो अब मैं इसमें से दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन इसका मतलब डेटा कैसे फिल आउट करना है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि डेट से जाकर आपको थोड़ी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स या रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आके यहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और निकालनी पड़ेगी। जैसे इसकी आईलेट्स की रिक्वायरमेंट है 5.5 या एटलीस्ट B2 लेवल जो CEFR फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा था, ठीक है, या फिर आपका टोफल इतना स्कोर इतना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन पीरियड यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं समर सेमेस्टर के लिए कि भाई 15 जुलाई से ओपन होंगी, 15 जुलाई से ओपन नहीं होंगी पर 15 जुलाई पे ख़त्म हो जाएंगी, 15 जुलाई से पहले अप्लाई करना है आपने, ठीक है इस पर। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई हमारा जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, तो आपको यूनिवर्सिटी पे जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी सर्च करें, हमारा ये वाला स्पेसिफिक कोर्स सर्च करें और वहाँ पे जाकर अप्लाई करें। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ और चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि आपको CV चाहिए, अप टू डेट CV होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, आपकी डिग्री में इतने क्रेडिट आवर्स होने चाहिए, इतना जर्मन का लैंग्वेज का लेवल होना चाहिए, जर्मन B2 जहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसी तरह हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो इस वेबसाइट को ऐसे नेविगेट करते हैं, तो इसको भी मैं ज़रा बंद कर देता हूँ, आपको जैसे शो होगी उस तरह शो करा देते हैं।
ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे आ गए। सबसे पहले ये मेन यूनिवर्सिटी है, फिर आप अपने यहाँ पे बैचलर या मास्टर के हिसाब से अपना वो चूज़ करेंगे डिग्री। आपने मास्टर करना है, फिर यहाँ पे सर्च बाय सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है, आईटी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं शो ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारे कोर्सेज दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ और फिल्टर्स लगा देता हूँ कि भाई मुझे विंटर के दिखाओ। ठीक है, उसके बाद मुझे एप्लीकेशन फ़ी जो होती है फाइनेंसेस में आ जाते हैं, हम नो ट्यूशन फ़ी कर देते हैं, इससे हमें सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी ही शो होंगी। उसके बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश ओनली। ठीक है, प्रोग्राम्स फीचर्स में आके तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिगनिंग में हम चूज़ कर सकते हैं विंटर सेमेस्टर, तो ये तो ऑलरेडी वही चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पे और फिल्टर्स कुछ लगा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स में आईएलटीएस कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पे जैसे आपका जो भी स्कोर आया हुआ आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा आईएलटीएस 7 आया था तो मैं ये चूज़ करूँगा कि देखें आपके ऑप्शंस और भी कम हो गए, क्योंकि कुछ की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है तो फिर वो ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं आपके पास। पर मोस्टली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 7 है। अगर आपका आईएलटीएस बैन तो आप मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये कुछ होती हैं विदाउट एडमिशन रिस्ट्रिक्शन और नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन। अब इसका मतलब ये होता है कि विदाउट एडमिशन रिस्ट्रिक्शन कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है आपके पास, के मतलब कि उनको इतने स्पेसिफिक बच्चे लेने, उनका कोई कोटा नहीं होता कि भाई मुझे हमने इस सेमेस्टर में 100 बच्चों को एडमिशन देने या नहीं देना। जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनकी अगर रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं, हर चीज़ मीट कर रही है, तो उनको एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, और नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन बट एबिलिटी टेस्ट, ये इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं है, आप कितने ही बच्चे ले सकते हैं, पर अगर आपका वो टेस्ट बच्चा पास करके आए, आपने उनका एक टेस्ट लिया, अगर उसने वो टेस्ट पास कर दिया तो आप उसको एडमिशन दे देंगे। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि उनके पास एक लिमिटेड कोटे, मतलब एक लिमिटेड सीट्स हैं जिनमें वो एडमिशन देंगे। जब वो सीट्स फिल हो जाएंगी और जो जिनके बच्चों के रिक्वायरमेंट्स अच्छी मीट कर रही हैं उनको उन्होंने एडमिशन दे दिया, उसके बाद वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इन तीनों में से ये मतलब होता है। और हम इसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं, ये हमने चूज़ कर लिया तो हम यहाँ पे विदाउट एडमिशन रिस्ट्रिक्शन वाले सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें किसी भी जिसमें भी अप्लाई करें एडमिशन मिल जाए, अभी कोई टेस्ट नहीं देना हमने, तो हमारे ऑप्शंस और भी बहुत कम हो गए, 91 बचे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में ना थोड़े मतलब एड्स भी आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, इस सब सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, और कभी इस तरफ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। अब जैसे ये, बल्कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये कोर्स एक्चुअल, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोन खोल के इसकी देख सकते हैं डिटेल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये कोर्स इंग्लिश में है, ये विंटर सेमेस्टर की ये डेडलाइन से स्टार्ट यहाँ से होगा 1 मई से 15 अप्रैल तक ये ख़त्म हो जाएगी इसकी डेडलाइन। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कोर्स कब कब ऑफ़र होता है, कि विंटर सेमेस्टर में ऑफ़र होता है या सिर्फ समर में ऑफ़र होता है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट एडमिशन रिस्ट्रिक्शन क्या है इसकी कोर्स की, और ये कोर्स ऑनलाइन है या ऑन कैंपस है, तो ये ऑन कैंपस है, और इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, 2 ईयर्स होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे ये कोर्स ट्यूशन फ़ीस की फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायर उन्होंने थोड़ी डिटेल में बता दिया, आइलेट्स कितनी चाहिए, टोफल कितनी चाहिए, और CEFR मतलब CEFR वर्जन की अगर लैंग्वेज की बात करें तो उसका B2 चाहिए हमें इंग्लिश में। फिर इसके बाद यहाँ पे अच्छा ये एक चीज़ और होती है कि एप्लीकेशन डेडलाइन 2 तरह की होती है। एक होती है कि जर्मनी वालों के अपने लिए, ठीक है, जर्मनी या EU एक ही बात होती है। अगर वो EU की जो होती है उनकी डेडलाइन थोड़ी ऐसी होती है, उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो मतलब थोड़ा लेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पर हमारे जो पाकिस्तान से या जो दूसरी मुल्क से अप्लाई करेंगे उनके लिए डेडलाइन का टाइम बहुत कम होता है। जैसे अब ये विंटर सेमेस्टर क्या कहते हैं अक्टूबर में स्टार्ट होता है, तो इन्होंने सितंबर तक इनको अलाउ किया हुआ है कि अप्लाई कर सकते हैं। EU और जर्मनी वालों को सिर्फ 1 महीना पहले तक भी अप्लाई कर सकते हैं ये लोग, पर हमें इन्होंने सिर्फ अलाउ किया है कि आप मई 1 तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको फिर अपने जो लोग हैं उनकी एप्लीकेशन को भी प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना होता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे हैं कि क्या क्या चाहिए, ये भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट मोस्टली आपको ये सारे डॉक्यूमेंट हर यूनिवर्सिटी के लिए ही चाहिए होते हैं। सर्टिफिकेट, टोफल आइलेट्स का सर्टिफिकेट, CV और रेफरेंस लेटर कुछ। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई।
अच्छा, एक चीज़ जो हमें बता रहा था कि अगर आपको ये कॉलम ऐड करना है, अगर आप मतलब रिमूव करना चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं डिलीट करके, ठीक है। पर अगर आपको ये कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? सॉरी, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, बैक करते हैं। उफ, ये तो मसला हो गया। Love एक्सेस, अच्छा, वो फार्मूला का थोड़ा मसला आ गया था। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आप जैसे ये जो लोगो है ना, इनका इमेज यहाँ पे है और यहाँ पे लिंक है और यहाँ पे 1 का है। 1 का मतलब ये होता है कि इसकी जो मोड है वो क्या है, आप 1 रहने दें वरना 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 मोस्टली 1 काम कर जाएगा। अब ये एक्चुअल लिंक कहाँ से आपको मिलेगी? अब जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी बॉन की वेबसाइट पर आया हूँ तो यहाँ पर मुझे टैब पे शो हो रहा है छोटा सा आइकन। तो मैंने इसकी एक क्रोम की एक्सटेंशन की हुई है फेव आइकन के नाम से। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये लिंक आ जाएगी। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पे अपने टेम्पलेट पे आ रहा हूँ। अब इसकी इमेज मिसाल चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको इसमें सेलेक्ट करूँगा, इसमें डबल कोट सेट करूँगा, इसके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जब मैंने एंटर किया तो ये अब यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन का लोगो ऐड हो गया यहाँ पे, सही है। इसी तरह आप सारी यूनिवर्सिटी का कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये क्रोम का जो एक्सटेंशन है ये मैंने कहाँ से लिया, तो इसका नाम है फेव आइकन, गेट फेव आइकन। तो यहाँ पे आप क्रोम एक्सटेंशन कर लेंगे सर्च, ठीक है, और यहाँ पे आप फेव आइकन सर्च कर लेंगे। यहाँ पे ये गेट फेव आइकन, इसको आप इंस्टॉल कर लें और फिर यहाँ पे आप इसको पिन कर लें। फिर जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे आप वो टैब ओपन करेंगे, चूज़ करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसको उस आइकन की आपको लिंक दे देगा और वो लिंक आप कॉपी करके अपने यहाँ पे शीट्स पे जाके यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर इंटर कर सकते हैं और वो इंटर करेंगे तो आइकन लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं टेम्पलेट की लिंक कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ लिंक्स दी थी पर वो सही से शो नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे अभी चैनल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसका मैंने वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, होपफुली वो हो जाएगा एक वीक के अंदर। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो इस वीडियो के हवाले से या कुछ भी प्रोसेस आपको यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो या नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और कुछ और पिछली वीडियो के हवाले से कुछ पूछना हो या थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स को कैसे नेविगेट करना है या यूनिवर्सिटीज़ पे और चीज़ें कैसे ऐड करनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। होपफुली मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा जैसे मुझे टाइम मिला। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।